नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार वामपंथ उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठाए गए। तेज वर्षा के कारण ओडिशा के कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में 5 लोगों की मौत। भारत और ईरान क्षेत्रीय विकास के लिए चाबहार बंदरगाह पर निरंतर सहयोग पर जोर दे रहे हैं। भारत ने संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक भेजी। हरारे में भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 290 रन से हराया। और टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय सिंगल्स के दूसरे दौर में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और इससे वामपंथी उग्रवाद हिंसा में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र राज्यों के साथ मिलकर वामपंथी उग्रवाद की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने आज मध्य प्रदेश में भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाएं जो 2009 में 2,258 थी, उनमें कमी आई है और ये संख्या 2021 में घटकर 509 हो गई है। उन्होंने बताया कि 2009 में उग्रवादी हिंसा में 1,000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 2021 में 147 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को और मजबूत कर रही है, जिसके लिए पिछले 3 वर्ष में 40 नए सुरक्षा शिविर खोले गए हैं तथा अभी 15 और खोले जाने हैं। नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में की गई विकास पहलों के बारे में श्री शाह ने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पोस्टल बैंकिंग केंद्रों के साथ लगभग 5,000 डाकघर खोले हैं। उन्होंने बताया कि दूरसंचार सेवाओं को गति देने के लिए पहले चरण में 2,300 से अधिक मोबाइल टावर और दूसरे चरण में 2,500 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास से हिंसा रुकेगी और वामपंथी उग्रवादियों की सहायता के स्रोत भी समाप्त हो जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और कोविड के बावजूद बैठकों की संख्या में वृद्धि से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की टीम इंडिया की अवधारणा से बल मिला है। श्री शाह ने समस्याओं के समाधान की दिशा में इसे बड़ी उपलब्धि बताया। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से सभी गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस सहायता नंबर 112 को महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के साथ जोड़ने और महिलाओं से संबंधित मामलों को वास्तविक समय के आधार पर सखी वन स्टॉप सेंटर में स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। गृह मंत्री ने भोपाल में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का 5वां परिसर है। 27 एकड़ में बनने वाले इस परिसर के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 80 करोड़ रुपए होगी। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार अपराधों को रोकने के लिए 4 बिंदुओं पर काम कर रही है। इसमें अधिक संख्या में फोरेंसिक प्रयोगशाला बनाना, फोरेंसिक विशेषज्ञों का समूह बनाना, नई फोरेंसिक तकनीक को अपनाना और अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन देना शामिल है। गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों को परामर्श देते हुए कहा कि अब समय 3rd डिग्री का नहीं है और इसका इस्तेमाल हमारे अपने लोगों पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने 3rd डिग्री की जगह फोरेंसिक साइंस सबूत अपनाने की सलाह दी।
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 6 वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक साइंस साक्ष्य को अनिवार्य बनाना चाहती है। श्री शाह ने कहा कि अब राज्य के हजारों युवाओं को फॉरेंसिक विज्ञान में रोजगार उपलब्ध होगा। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक, ट्रेन मैन पावर और व्यवस्थाओं की जो क्षति हमारे देश में महसूस की जा रही है, उसको पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 27 एकड़ भूमि में एक परिसर आज यहाँ भूमि पूजन होने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने वाला है। श्री शाह ने मध्य प्रदेश पुलिस के विभिन्न आवासों और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया। इन्हें लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 50 स्मार्ट क्लास और डिजिटल स्टूडियो भी शुरू किए। उन्होंने इन भवनों के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। मैं शिवराज जी को और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 25,000 पुलिस परिवारों को उन्होंने घर देने का फैसला लिया है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसको बनाया गया है, जिसमें आप सबको रहने का अधिकार है। वो अधिकार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आज 14 जिलों में 262 करोड़ की लागत से 1304 परिवारों को अपने घर की चाबी मिल जाएगी। इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं में केंद्र और राज्य के बीच 90 और 10 के अनुपात को बहाल कर हिमाचल को बड़ा तोहफा दिया है। कांगड़ा जिले में प्रगतिशील हिमाचल के गठन के 75 वर्ष का उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अन्य राज्यों की तुलना में विकास के मामले में अद्वितीय प्रगति की है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण भी जल्द शुरू होगा। कांगड़ा जिले में एक समारोह से अलग श्री ठाकुर ने शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पूरा चेहरा बेनकाब अरविंद केजरीवाल जी का हो गया। शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी हैं, मुख्य आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी। दोनों के पास कोई जवाब शराब घोटाले का अब तक नहीं। केजरीवाल जी चुप्पी साधे हैं। केजरीवाल जी जनता जवाब मांगती है, मीडिया जवाब मांगता है, समाज जवाब मांगता है। आखिरकार किसने लूटे, किसने खाए, सबकी जांच सीबीआई कर रही है। ये देश में पहली बार होगा कि केजरीवाल मॉडल में जो शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री भी। ये पता चलता है केजरीवाल मॉडल क्या है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये स्वराज मॉडल नहीं बल्कि रेवड़ी बेवड़ी संस्कृति है और इसीलिए आज उनके मंत्री जेलों में हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार का एक मंत्री जेल के अंदर है और दूसरा जेल जाने को तैयार है। इधर दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सिविल लाइन्स क्षेत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के निकट धरना दिया। श्री आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंत्री परिषद से निष्कासित करने की मांग की। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भाजपा में शामिल होने की पेशकश वाले दावों का खंडन किया। श्री भाटिया ने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और श्री सिसोदिया के पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? उधर मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि उन्हें भाजपा में शामिल होने की पेशकश की गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के सभी मामलों को बंद करने को कहा गया है। अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अधिकारियों पर उपराज्यपाल का दबाव था, इसलिए दिल्ली सरकार के पास नई नीति से पुरानी आबकारी नीति पर लौटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।
ओडिशा के उत्तरी जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ब्राह्मणी, बैतरणी, बुधबलंगा जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर जहां धीरे धीरे कम हो रहा है, वहीं सुवर्ण रेखा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसके कारण कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। बाढ़ प्रभावित बालेश्वर जिले में लगभग 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उधर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज तीसरे दिन भी मूसलाधार वर्षा जारी है। भोपाल और सागर सहित कुछ जिलों में स्कूल बंद रहे। राज्य के हिस्सों में नदियां और अन्य जलाशय उफान पर हैं और पानी छोड़ने के लिए कई बांधों के द्वार खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज वर्षा और बाढ़ के कारण पिछले कुछ दिन में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लापता हो गए। राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने राज्य में तलाश और बचाव अभियान शुरू किया है। इस बीच देहरादून जिला प्रशासन ने आपदा से प्रभावित 28 परिवारों को 24,70,900 रूपये अनुग्रह राशि के रूप में वितरित किए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में 200 मिलीमीटर बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 4 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऊना के आसपास जो डिप्रेशन केंद्रीभूत है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अप टू 100 मिलीमीटर हम लोग रेड कलर वार्निंग दिया है, जो पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्व राजस्थान में आज 22 के लिए, और बारिश भी बहुत हो रहा है वहाँ। फ्लडिंग सिचुएशन विल फर्दर डिटोरेट। और 23 अगस्त के लिए ये सिस्टम जो है धीरे धीरे राजस्थान की तरफ से जाएगा, कोटा का साउथ वेस्ट में आ जाएगा कल सुबह तक। तो इसलिए जो दक्षिण का राजस्थान का इलाका है, गुजरात का जो उत्तरी भाग है, राजस्थान का जो संलग्न एरिया है, उसमें पहले हम लोग रेड कलर दिया है कल के लिए। तो ये 2 दिन जो हैवी रेनफॉल मेनली पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तरी गुजरात में रहेगा। उत्तराखंड हिमाचल में भी रेनफॉल कम हुआ है। आगे भी जो उत्तराखंड हिमाचल का जो स्पेल हुआ था 19 को, ऐसे कोई होने वाला नहीं है अगले 3-4 दिन। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। कॉम्पिटिशन की तैयारी करे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठाए गए। तेज वर्षा के कारण ओडिशा के कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में 5 लोगों की मौत। भारत और ईरान क्षेत्रीय विकास के लिए चाबहार बंदरगाह पर निरंतर सहयोग पर बल दे रहे हैं। भारत ने संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक भेजी। हरारे में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 290 रन का लक्ष्य दिया। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और HS प्रणॉय सिंगल्स के दूसरे दौर में।
भारत और ईरान ने व्यापार के क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए चाबहार बंदरगाह को प्रमुखता की दिशा में निरंतर सहयोग पर बल दिया है। चाबहार बंदरगाह की भूमिका पर ईरान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर के साथ बैठक के दौरान बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वार्ता की। श्री सोनोवाल ने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दोहराया और चाबहार बंदरगाह की मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच तीव्र गति और किफायती व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करने की क्षमता पर बल दिया। श्री मोहम्मद मुख्बर ने कहा कि चाबहार बंदरगाह के विकास से एक दूसरे के लिए व्यापार में वृद्धि होगी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने पर भी चर्चा की। इससे पहले श्री सोनोवाल ने ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री रोस्तम घासेमी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। दोनों देशों ने एक दूसरे देशों के नागरिकों की मदद के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की मान्यता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाना है। भारत ने वर्ष 2020 में मानवीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अफगानिस्तान को 75,000 टन गेहूं की आपूर्ति की थी और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान को 40,000 लीटर कीटनाशक प्रदान किए थे। भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक भेजी है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने औपचारिक रूप से श्रीलंका को विशेष समर्थन के अंतर्गत ये खेप सौंपी। इससे पहले भारत ने पिछले महीने 44,000 टन सामग्री की आपूर्ति की थी, जिसकी कीमत लगभग 4 अरब अमरीकी डॉलर है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत श्रीलंका के किसानों के हित में उर्वरक खाद्य सुरक्षा में योगदान देता रहेगा। उच्चायोग ने कहा कि भारत के श्रीलंका के लोगों के लिए घनिष्ठ संबंध और आपसी विश्वास तथा सद्भावना को प्रदर्शित करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयोजित ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता भी की। द्विपक्षीय बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता में सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई। श्री प्रधान ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों और कौशल संस्थानों के परिसर स्थापित करने और भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का स्वागत किया। श्री प्रधान ने कहा कि शिक्षा परिषद संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और शिक्षा, कौशल विकास तथा अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी तालमेल बढ़ाने का बहुत ही प्रभावी मंच है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री बिड़ला कनाडा की यात्रा के दौरान कल नीदरलैंड पहुंचे। नीदरलैंड में श्री बिड़ला ने नीदरलैंड की सीनेट के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन एंथनी ब्रिजन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने संसदीय सहयोग बढ़ाने और भारत तथा नीदरलैंड के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। लोकसभा अध्यक्ष ने सूरीनाम के भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। रूस की एक शीर्ष खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि एक मध्य एशियाई देश का इस्लामिक स्टेट आतंकवादी पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए भारत के प्रमुख नेतृत्व के खिलाफ आत्मघाती हमले का षड्यंत्र रच रहा है। इसको रूस ने हिरासत में ले लिया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तार्स ने बताया कि इस साल अप्रैल और जून के बीच तुर्की में रहते हुए एक आत्मघाती हमलावर को इस काम के लिए भर्ती किया गया था। इस आत्मघाती हमलावर को इस काम को अंजाम देने के लिए भारत की यात्रा करनी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर।
कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने आज नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत रेशम बोर्ड ने किया है। ये 28 अगस्त तक रहेगी। सुश्री जरदोश ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। सिल्क मार्क के उच्च मानकों का जिक्र करते हुए सुश्री जरदोश ने कहा कि इससे घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। ग्लोबली क्या डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए मैनमेड फाइबर के साथ में सिल्क को भी इतना प्रमोशन मिलना चाहिए। जितने भी स्टॉल लगे हैं 12 स्टेट के वो ओरिजिनल सिल्क है, जो घर पे बनना मूंगा, एरी, मलबरी सिल्क के ऊपर साड़ी बनाते हैं वीविंग करके हैंडलूम के साथ में है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने उनको टैग दिया हुआ है। और जब बायलैटरल रिलेशन होते हैं कई कंट्री के साथ में, जैसे यूके यूरोप में जो चीजें की डिमांड होती है, तो इसमें ये आसान हो जाता है उनको सेल करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि हमें ओरिजिनल चीजें मिलती है। सबसे ज्यादा महिला जुड़ी है इसमें, और महिलाओं को हम जो घर पे भी काम करती है, डिजाइनिंग का काम करती है, उनको कैसे मार्केटिंग मिले, कैसे उनको हम लोग एक्सेस कर पाए पूरे देश में और दुनिया में, उसी के लिए सरकार ने ये एग्जीबिशन रखी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के फलने फूलने के लिए सबसे सुरक्षित और स्वस्थ परंपरा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक समारोह में कहा कि न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के लिए सम्मान कानून के शासन के मूल सिद्धांत हैं। उन्होंने देश में संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में सद्भाव और एकजुटता की भावना का भी आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 210 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। 210 करोड़ वैक्सीन की डोज लगना एक अनप्रेसिडेंटेड एक आंकड़ा है, एक अचीवमेंट है जो देश के हर नागरिक ने करके संभव करके दिखाया है। हमारी लड़ाई कोविड के अगेंस्ट अभी भी चल रही है। हमें प्रिकॉशन डोज जिसको भी ड्यू है, इसके भी दूसरी डोज के बाद 6 महीने हो चुके हैं, उनको अभी भी प्रिकॉशन डोज जल्दी से जल्दी लगाने की जरूरत है। हम 75 दिन का कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये सब प्रिकॉशन डोज फ्री उपलब्ध हैं और इसमें आप एक नया भारतीय वैक्सीन कोर्बेवैक्स भी जुड़ गया है, तो अच्छी चॉइस है, अवेलेबिलिटी है। प्रिकॉशन डोज लगाइए और आज 210 करोड़ डोज होने की जो एक अचीवमेंट हुई है देश की, उसको सेलिब्रेट भी करिए और अपने आप को प्रिकॉशन डोज के साथ और भी सशक्त करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वे पंजाब में मोहाली में मुल्लांपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमृता अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जिसमें 2600 बिस्तरों की व्यवस्था है। ये अस्पताल करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल है। ये संस्थान 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों से देश की 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनता तक अपनी पहुंच बनाई है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के माध्यम से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। इस श्रृंखला की प्रस्तुतियां आकाशवाणी से प्रसारित गाथाओं के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती हैं। इस कड़ी में आज हम आपको 25 जुलाई 1987 से अब तक देश के राष्ट्रपति रहे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। 1950 में संविधान को अपनाने के साथ भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किए जाने के बाद से अब तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। रामास्वामी वेंकटरामन 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 तक पद पर रहे। We are reminded today of the revolutionary among saints Mahatma Gandhi of sacred memory. Softer than the cotton he spun in his compassion,
But harder than steel in his resolve, Gandhiji galvanized the entire nation into heroic action. इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 1997 तक पद पर रहे। आजादी के 47 वर्ष बाद आज हर भारतीय के सामने एक राष्ट्र के रूप में जरूरी काम यह है कि इस आजादी की रक्षा की जाए और आजादी से मिलने वाले लाभ सभी लोगों तक पहुंचाए जाएं। डॉक्टर के.आर. नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति रहे। Honorable members, it gives me great pleasure to welcome you to this first session of the Parliament in 2002. डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 2007 तक पद पर रहे। I, Honorable Pachir Jainababudin Abdul Kalam, do swearing in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. सुश्री प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनी और 25 जुलाई 2012 तक पद पर रहीं। I, Pratibha Devi Singh Patil, do solemnly affirm to serve, protect and defend the Constitution and the law. Preserve, protect and defend the Constitution and the law. श्री प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 2017 तक पद पर रहे। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. श्री राम नाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रहे। मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिव प्रकाश मिश्र। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ आप सुन सकते हैं ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स पर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इसे सुना जा सकता है। बिहार में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शिक्षक भर्ती के 7वें चरण की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर पटना में हुई लाठीचार्ज की घटना की निंदा की है। श्री मोदी ने राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की जायज मांगों को बिना देरी पूरा किए जाने के बजाय नौकरी की तलाश कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला, महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी तथा मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली है। हरारे में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 290 रन का लक्ष्य दिया है। जिम्बाब्वे ने ताजा समाचार मिलने तक 44वें ओवर में 7 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में पहले ही 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है। युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने FTX क्रिप्टो कप में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। अमेरिका में अंतिम राउंड में 17 वर्षीय प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कार्लसन को 4-2 से पराजित किया। ड्यूरंड कप फुटबॉल में ग्रुप सी के मैच में हैदराबाद FC ने टेडिम रोड एथलेटिक यूनियन फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठाए गए। तेज वर्षा के कारण ओडिशा के कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूल बंद, उत्तराखंड में 5 लोगों की मौत। भारत और ईरान क्षेत्रीय विकास के लिए चाबहार बंदरगाह पर निरंतर सहयोग पर जोर दे रहे हैं। भारत ने संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक भेजी।
हरारे में भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 290 रन का लक्ष्य दिया। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय सिंगल्स के दूसरे दौर में और युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद मियामी ओपन FTX क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में विश्व चैंपियन मैग्नसन कार्लसन को हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।